बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, वो हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखें, ये अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो इसके बाद पहली 5 प्रॉपर्टीज़ तो हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 3 में हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 है कि अगर z हो और साथ में z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इक्वल होता है z मॉडुलस का स्क्वायर के। अब इस चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये यूज़ होगी। ठीक हो गया। तो आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया। तो मैं रिकॉल भी करवाऊँगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। देखें, अब दूसरे अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं इसे। देखें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये इस तरह भी हो सकता है। देखें, z और साथ में z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो z मॉडुलस का स्क्वायर होता है और वो इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरह भी हो सकता है। अब देखें, लेट कर लिया हमने z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई के। ये के पास एक आपने लेट किया है कि z जो है वो कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, z तो चाहिए, वो मिल गया, उसके साथ उसका मॉडुलस भी चाहिए, तो उसका कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड बनाना है ना, तो लेफ्ट हैंड बनाने के लिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस आयोटा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सिंपल तरीके से जैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दें। अब जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है वो -1 की इक्वल होता है, फिर माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन ये आपके पास इससे ये कट जाएगा तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अंडर रूट हो तो वो इक्वल होता है z के मॉडुलस के। अब अंडर रूट नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 है। ये इसका जो आगे जो हम प्रूफ करेंगे ना रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ में, उसके प्रूफ के दरमियान में, मिड में या शुरू में ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होगी। ठीक हो गया। तो आप इसे करें। अब देखिए, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 7 है। देखिए, रियल पार्ट ऑफ z का अगर आपके पास मॉडुलस हो वो लेस देन इक्वल होता है z मॉडुलस के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉडुलस हो तो वो लेस देन इक्वल टू होता है z मॉडुलस के। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आगे चल के रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ में यूज़ होगी। तो आपने इसकी स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अब देखें, सिंस अब देखें यहाँ पर, अब हमें पता है कि z का जो आपके पास मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अंडर रूट के। दोनों तरफ से क्या लेंगे तो ये बनेगा, तभी तो मैंने यहाँ पर इसका ये लिखा था। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो इट मीन उसका स्क्वायर हो गया। अब y क्या है, y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ ना y क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर अब देख लें, ये ठीक हो गया। यहाँ पर x आपके पास रियल पार्ट ऑफ z है, y आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक हो गया। या x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर आएगा। अब रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसे, प्लस ई से मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें, अब ज़रा बात को समझें। यहाँ पर z का जो आपके पास मॉडुलस का स्क्वायर है ना, वो इस चीज़ के इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि z का मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर, अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखें ज़रा बात को समझें। अगर ये चीज़ जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का जो स्क्वायर है वो 0 हो जाता है, अगर ये चीज़ या क्या है, अगर ये चीज़ 0 हो जाती है तो डेफिनेटली z का मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना इससे। ठीक है। अगर ये चीज़ 0 हो जाती है तो मैं आपको यहाँ पर इसे ये अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आपके पास क्या था, z के मॉडुलस का स्क्वायर वो किसके इक्वल था, इस चीज़ के इक्वल था। ठीक हो गया। रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर, इस तरह से था आपके पास। ठीक हो गया। अगर मैं कहता हूँ इफ़, अगर आपके पास ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने यहाँ पर ये शो करवाया, अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, हमने कह दिया कि अगर ये इक्वल टू 0 है, अगर ये चीज़ इक्वल टू 0 है तो इट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा z
का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। अब z मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल है, देखें इस चीज़ के इक्वल है ना, तो यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट करें कि रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा है, इन दोनों में से ये देखें ये चीज़ तो ज़्यादा हो गई ना इससे, तो ये चीज़ कम हो गई, ये कम है और ये ज़्यादा है, क्योंकि एडिशन हो रही है ना, ये तो कम है ये ज़्यादा हो, इट मीन ये चीज़ किसके इक्वल है, z मॉड के स्क्वायर के, और ये चीज़ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होता है, ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है या सॉरी ज़्यादा हो सकती है, तो ये वाला साइन लगेगा, ठीक, ज़्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है किस चीज़ के, इस रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस के। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह देखें, तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि z का जो मॉडुलस का स्क्वायर है जो कि इसके इक्वल है, ये चीज़ तो फिर ग्रेटर देन हो जाएगी ना इससे, अगर ये 0 हो जाता है तो, अगर ये ग्रेटर देन भी हो जाए ना, 0 से ज़्यादा 1 हो जाए 2 हो जाए, तो फिर भी तो z1 का मॉडुलस का स्क्वायर इससे ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अब इसी तरह अब दोनों तरफ जो अंडर रूल लेंगे तो बन जाएगा z का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ z के मॉड से। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू है z मॉडुलस के, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप प्रूफ करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होता है z के, तो यहाँ पर शो करवाना पड़ेगा कि फिर रियल पार्ट उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आगे इसके प्रूफ जो हैं वो आगे की प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसकी स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो बस प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 है, ठीक है, z1 प्लस z2 का मॉड है लेस देन इक्वल होता है z1 का मॉड प्लस z2 के मॉड। ट्रायंगल इन इक्वलिटी की तरह है, देखें ज़रा बात को समझें ज़रा। यहाँ पर अगर z1 प्लस z2 का होल मॉड है वो लेस देन इक्वल तब होगा जब z1 का मॉड अलग होगा प्लस z2 का मॉड अलग होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपने याद करनी है, ठीक हो, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से, देखें हमने इसका स्क्वायर ले लिया, किसका स्क्वायर ले लिया, इसका लेफ्ट हैंड का, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर ले लिया। अब पीछे जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का मॉड, यानी कि प्रॉपर्टीज़ नंबर जो पीछे आपने पढ़ी है ना अभी, देखें ये आपने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ी है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 मैंने कहा था ना कि आगे यूज़ हो रही, तो वो भी यूज़ भी हो रही है। देखें z और z का मॉड हो तो सॉरी z और z का अगर आपके पास कॉन्जुगेट हो z मॉड का स्क्वायर होता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लगाई है, इस पर लगाई है। z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर हो तो z, आप इसे होल को z कंसीडर करें, जब होल को z कंसीडर करेंगे तो z एज इट आएगा और z का कॉन्जुगेट आएगा, ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो है अगर z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है तो z1 का कॉन्जुगेट अलग लिखेंगे प्लस z2 का कॉन्जुगेट अलग लिखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अब z1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस z2 को फिर होल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। सिंपल तरीके से जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना वैसे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर फिर अगेन वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, z1 z2 का अगर कॉन्जुगेट है तो फिर z1 के मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि वही प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर भी 1 लगा दें, यहाँ पर भी 1 लगा दें, यहाँ पर भी 1 लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी। सेम इसके लिए भी मैंने वहीं पर रूल अप्लाई कर दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 को अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इस बात को ज़रा समझें, z1 z2 का ये आपके पास कॉन्जुगेट है प्लस z2 z1 का कॉन्जुगेट है, तो ये टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। किस तरह आता है ज़रा बात को समझें। अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, ये टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट के इक्वल कैसे आया। देखें मैं आपको यहाँ से अलग से रफ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें इस प्रॉपर्टीज़ को ज़रा समझते हैं। आपके पास क्या था, z1 और z2, ठीक हो गया, z1 है और ये आपके पास क्या है, z2 का कॉन्जुगेट है। तो इसका फायदा आप खुद से लेट कर लें कि जो z1 है ना वो x1 प्लस अयोटा y1 के इक्वल है और z2 किसके इक्वल है, x2 प्लस अयोटा y2 के इक्वल है। तो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जब आप ये हटाएंगे ना, ये बार या जो कॉन्जुगेट कहते हैं, तो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। आपको पता है x1 प्लस अयोटा y1 आएगा, ठीक हो गया, इंटू x2 माइनस अयोटा y2 आएगा, आपको ये पता है। आप सिंपल तरीके से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, x1 x2 माइनस x1 अयोटा y2 प्लस अयोटा y1 x2 फिर माइनस अयोटा का स्क्वायर और y1 y2 बनेगा, y1 y2 बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ज़रा,
ये आपके पास मैं लिख सकता हूँ x1 x2, ये माइनस है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस y1 और y2, तो ये क्या हो गया, एक रियल पार्ट हो गया, ठीक हो गया। यानी कि x1 को x1 यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये सारे रियल पार्ट हैं, ठीक हो गया, सॉरी रियल पार्ट नहीं, ये रियल नंबर है, ठीक हो गया, रियल नंबर है। तो अब इन दो रियल नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, इन दो नंबर को अगर रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, उनको अगर ऐड कर दूं तो फिर भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा ना। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ, देखें माइनस x1 y2 आयोटा, अब इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस x2 y1 आयोटा, इस तरह मैंने लिख दिया। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए थी, ये वाली चाहिए थी। अब इसको मैं लेकर चले तो ये आंसर आया हमारा। अब अगर हम इसको लेकर चलें तो क्या आंसर आता है, देखते हैं, देखें z2 z1 का ये आपके पास कॉन्जुगेट है। अब z2 आपके पास कौन सी वैल्यू, ये है x2 प्लस आयोटा y2, ठीक हो गया। अब z1 आपके पास कौन सी वैल्यू है, z1 की x1 प्लस आयोटा y1, लेकिन उसका आपके पास कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट हटाएंगे तो बनेगा x2, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा समझे बात को, x2 प्लस आयोटा y2 इंटू, अब इसका जैसे ही कॉन्जुगेट हटाएंगे या बार हटाएंगे तो आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा x2 x1 माइनस x2 आयोटा y1 प्लस आयोटा y2 x1 माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 y1 आएगा। सिंप्लीफाई करें, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, x1 x2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास y1 y2 हो जाएगा। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें, ये लिखा हुआ है आपके पास माइनस आयोटा x2 y1 और ये आपके पास है प्लस आयोटा x1 y2 के। अब हमें क्या चाहिए था, z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 का कॉन्जुगेट। अब इनका एडिशन चाहिए हमें, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आप लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो बनेगा z1 z2 का कॉन्जुगेट, ठीक हो गया, प्लस यहाँ पर z2 z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू। अब जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे ना, अब आपने अपने इसे ऐड करना है, तो ऐड किस तरह करेंगे, देखें ये चीज़ जो है माइनस आयोटा x2 y1, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने पर। अब ये चीज़ x1 y2 है, ये x1 y2 है, आयोटा पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में कैंसल आउट हो जाएंगे। एक रियल पार्ट इसका ये वाला है, ठीक हो गया, एक रियल पार्ट इसका ये वाला है, एक रियल पार्ट इसका ये वाला है। मीन तो कितना रियल पार्ट हो गए, 2 रियल पार्ट हो गए। 2 रियल पार्ट, किसके रियल पार्ट, आपकी अपनी मर्जी है, इसका लिखें या इसका लिखें, एक ही बात है, z1 z2 का कॉन्जुगेट, ठीक हो गया। अब इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट इनटू, आपने पहले ये लिखा, अब आप ये भी लिख सकते हैं z2 z1 का कॉन्जुगेट, ये, क्योंकि अब देखिए आयोटा वाली वैल्यू तो खत्म हो जाती है ना, तो बाकी रियल पार्ट बचते हैं, एक रियल पार्ट ये है, एक रियल पार्ट ये है, तो मीन 2 रियल पार्ट बचते हैं, क्योंकि ये 2 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, 2 रियल पार्ट होंगे। लिख दिया 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ठीक हो गया, उसका कॉन्जुगेट जो भी है, ठीक हो गया। अब जरा बात को समझें, पीछे आप पढ़ के आए हैं कि रियल पार्ट ऑफ अगर z हो तो वो लेस देन इक्वल होता है z के मॉडुलस के, ठीक हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज़, ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 7। मैंने आपको बताया ना था कि आगे ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होती है। रियल पार्ट ऑफ z का अगर मॉडुलस है तो वो लेस देन इक्वल होता है z मॉडुलस के, ठीक हो गया। तो वही प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि देखें रियल खत्म हो जाता है तो मॉडुलस लग जाता है z के साथ, तो ये फिर वो लेस देन इक्वल टू बन जाता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ मैंने वहीं पर लगानी है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ z1 z2 का जो आपके पास z1 और z2 का जो कॉन्जुगेट है ना, इसे होल z कंसीडर करें तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू, इससे को वैसे इसको भी वैसे, तो ये बनेगा 2 तो ऐसे आएगा और रियल खत्म होकर इसका स्क्वायर बन जाएगा z1 और सॉरी इसका मॉडुलस z1 z2 का मॉडुलस। मैंने वहाँ पर शो भी करवाई हुई प्रॉपर्टी, देखें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का अगर आपके पास कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल होता है, रियल को हटाकर उसके साथ मॉडुलस लगा देते हैं, ये तो मैंने वही प्रॉपर्टीज़ लगा दी, ठीक हो, वरना ये इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक हो, ये इक्वल टू का साइन इस तरह आएगा। किस तरह आएगा इक्वल टू का साइन, देखें जरा बात को समझना है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने एक और बात को समझना है कि z1 का मॉडुलस का स्क्वायर, इसे मैंने वैसे लिख दिया, इसे भी मैंने वैसे लिख दिया, कुछ नहीं किया।
यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी है। इससे आगे इस वाले स्टेप को देखें, टू मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 का मॉडुलस है Z1 और Z2 का आपके पास कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है Z1 का मॉडुलस अलग और Z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस अलग, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आगे हम अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई है। देखें ज़रा एडवांस है ये, एक प्रॉपर्टीज़ नंबर 10 में Z1 और Z2 का अगर आपके पास मॉडुलस है ना, वो इक्वल होता है Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस अलग अलग। तो मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ये वाली यूज़ कर दी, यहाँ पर शो भी करवा दिया कि अगर Z1 Z2 का मॉडुलस हो तो वो Z1 का मॉडुलस अलग होता है, Z2 का मॉडुलस अलग अलग आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ज़रा बात को समझना है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना Z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये इक्वल होता है Z2 के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है ना, वो इक्वल होता है Z2 के मॉडुलस के। किस तरह? ये प्रॉपर्टीज़ हमने पहले ही सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 है। यहाँ पर ये Z का अगर आपके पास कॉन्जुगेट है और उसका मॉडुलस है तो वो इक्वल होता है Z मॉडुलस के। कॉन्जुगेट खत्म हो जाता है, अब जस्ट मॉडुलस रह जाता है, ठीक हो गया, Z का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। तो सेम यही प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 के प्रूफ में यूज़ किया हुआ है। देखें ये यहाँ पर, ठीक हो गया। Z2 का जो आपके पास ये जो कॉन्जुगेट है उसका जो आपके पास मॉडुलस है वो Z2 के इक्वल ही होता है, Z2 के मॉडुलस के, ठीक हो गया। तो इट मीन यहाँ पर ये लिखा हुआ है Z2 का मॉडुलस ही समझें आप इसे। एक स्टेप और बनता था लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पर Z1 Z2 का जो मॉडुलस का स्क्वायर है, तो ये जो इनक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू ये एज इट आएगी, ठीक हो गया। और ये इनक्वलिटी इस चीज़ के इक्वल है, तो इट मीन ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। इट मीन Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर बनेगा। अब जैसे ही इसका अंडर, यहाँ पर लिखा हो स्क्वायरिंग नहीं है, ये अंडर रूट है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस अलग प्लस Z2 का मॉडुलस अलग, ठीक हो गया। तो ये इसका प्रूफ ये हो गया। इस तरह से आपने इसको समझना है, ठीक हो गया। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके ये क्लियर होगा। अब इसी तरह प्रॉपर्टीज़ नंबर 9 है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसे खुद से सोल्व करना है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से ही होगा, स्टेप बाय स्टेप इसे आप इसे करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये भी आपके पास ये सोल्व हो जाएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये आपके प्रॉपर्टीज़ नंबर 9 का ये हाफ पार्ट है और हाफ पार्ट मैंने यहाँ पर अलग से यहाँ पर सोल्व कर रखा है, ये देखें यहाँ से सोल्व कर रखा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग लिखे हुए, आपने यहाँ पर वो अंडर रूट लेना है तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 10 है, ये भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगी, इसमें भी बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक हो गया। ये जिसका प्रूफ हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ये एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ नंबर 10 है कि Z1 Z2 का अगर मॉडुलस है तो Z1 का मॉडुलस अलग होता है, Z2 का मॉडुलस अलग होता है। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर ऊपर वाले का मॉडुलस अलग और नीचे वाले का मॉडुलस अलग। यहाँ पर शर्त ये होती है कि Z2 जो है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि आपके पास देखिए अंडरस्टूड है, अगर Z2 यहाँ पर 0 हो जाता है तो समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं बनता, फिर वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड ही नहीं करती, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये देखें, ये आपके पास ये है एग्जांपल नंबर 10 है। अगर आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से ये सोल्व होगा, बिल्कुल इजी है, आपने इसे खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसका रिमेनिंग पार्ट ये वाला नेक्स्ट पार्ट, ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 11 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि क्या है, ठीक हो गया। देखें सॉरी, ये प्रॉपर्टीज़ है कम्प्लेक्स नंबर की, अगर ये लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक हो गया। इसके बाद एक रिमार्क को डिस्कस करके आप आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। देखें अगर Z1 प्लस Z2 हो और Z1 Z2 के कॉन्जुगेट हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और बोथ रियल, ये दोनों या तो रियल होंगे, बोथ रियल होंगे, देन अगर ये बोथ रियल हैं, दोनों रियल हैं, मीन इनका इमेजरी पार्ट नहीं है, 0 है इनका इमेजरी पार्ट, ठीक है, दोनों रियल हैं, फिर या तो Z1 और Z2 दोनों रियल होंगे या Z1 इक्वल होगा माइनस Z2 की। जरा स्टेटमेंट को जरा समझें, जरा स्टेटमेंट को। मैंने ये कहा कि अगर Z1 और Z2 दोनों का दो कम्प्लेक्स नंबर हो और उनका एडिशन हो और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो दोनों अगर रियल हो, मीन कि उनका इमेजरी पार्ट 0 हो जाए, दोनों रियल हों, फिर या तो दोनों रियल होंगे, ठीक हो गया, या Z1 इक्वल होगा माइनस Z2 के। ये बात है समझाने की। अब इसका प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही ईजी है, आपने थोड़ा सा तवज्जो करना है। देखें अब Z1 और Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने लेट कर लेना है, ठीक हो गया। कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका अगर मैं एडिशन कर लूँ, दो कम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं एडिशन कर लूँ, देखें ये अब यह है तो कम्प्लेक्स नंबर लेकिन दोनों रियल हैं, मीन कि उनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर दोनों रियल हैं तो मीन कि उनका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, दोनों रियल हैं, उनको ऐड करेंगे तो फिर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा ना।
तो Z1 और Z2 फॉर एग्जाम्पल Z1 अगर 2 है, Z2 अगर 3 है, तो 2 + 3 5, तो 5 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो वो रियल नंबर हमने लेट कर लिया कि वो R1 की इक्वल है, ठीक हो गया। अगर Z1 + Z2 और ये दोनों जो हैं, अगर पहले इसको समझें, अगर Z1 + Z2 अगर इनकी एडिशन हो रही है, दो रियल नंबर हैं, दो, ठीक हो गया। अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट कर लिया हमने, वो R1 के इक्वल आता है। अब इसी तरह Z1 और Z2 का अगर आपके पास वो कॉन्जुगेट है, ठीक हो गया, क्योंकि वो है ना दोनों रियल, तो अगर रियल और उसका जो कॉन्जुगेट है तो वो तो एज इट वैसे ही आएगा। तो फिर उनका अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर भी कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा मेरे पास, तो फिर वो मैंने लेट कर लिया R2 के इक्वल है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि R1 और R2 बिलोंग टू कैपिटल R, जो कि रियल नंबर में से हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों रियल थे, बताया गया है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, अगर दोनों रियल हो तो मैंने उसे लेट कर लिया कि वो R1 और R2 के इक्वल है, ठीक हो गया। अब जरा बात को समझे, इफ़ बोथ Z1 एंड Z2 आर जीरो, Z1 और Z2 अगर दोनों जीरो हो जाते हैं, फिर देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ, फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब ये भी जीरो हो जाता है, ये भी जीरो हो जाता है, तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या प्रूफ क्या करेंगे, तो कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते हम। तो फिर इसी वजह से हम सो वी एज्यूम डैट Z1 एंड Z2 आर बोथ नॉन जीरो, नॉट जीरो, जीरो नहीं होंगे, जीरो के अलावा कोई ना कोई होंगे, ठीक हो गया। सो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने देखा कि अगर Z1 की वैल्यू निकाली तो क्या बनेगा, R2 डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। अब R2 डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट वैसे लिखते, इसे मल्टीप्लाई कर दिया Z2 से और डिवाइड भी कर दिया Z2 से, ठीक हो गया, R2 अपॉन Z2। अब यहाँ पर जरा बात को समझे, वही प्रॉपर्टीज नंबर 6 यूज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक हो गया, कि अगर Z2 और Z2 का साथ में कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बनता है, तो ये Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया, इस वाले Z2 को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक हो गया। इन दोनों के ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अब जरा बात को समझें, Z2 का जो मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, अगर क्योंकि ऊपर बताया गया ना कि रियल है, तो इसका जो स्क्वायर है तो मॉडुलस तो आपको पता है होता ही रियल है, तो अगर वो रियल है तो उसका स्केल लेंगे तो फिर भी रियल आएगा, ऊपर भी रियल नीचे भी रियल, तो एक रियल नंबर आएगा, उसे मैंने R3 का नाम दिया हुआ है, तो Z2 को वैसे लिख दिया R3 इंटू Z2। अब Z1 इक्वल है R3 Z2 के। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ये 1 है, 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर शो करवाएं कि जो R3 है ना आपके पास, वो इक्वल है R2 अपॉन Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये क्योंकि इसकी वैल्यू जाती है रियल नंबर में, तो ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक हो गया। क्यों रियल नंबर में जाती है, क्योंकि R2 कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक हो गया, हमने लेट किया हुआ है, और Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो ऑलरेडी रियल नंबर ही होता है, उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट यूज़ नहीं हो रहा होता, तो उसका जब डिवाइड करेंगे तो फिर भी रियल नंबर आएगा, तो इसी वजह से वो रियल नंबर में जाएगा R3। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसे इक्वेशन नंबर Z1 की ये जो वैल्यू आपके पास इक्वल है R3 Z2, इसे उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो मैंने यहाँ पर इसे अलग से यहाँ पर पुट किया हुआ है, देखें ये, ठीक हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ Z1 इन 1, Z1 की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रखें, तो क्या बनेगा R3 Z2 + Z2 इज इक्वल टू R1 के, है ना। ये जो आपके पास Z1 है ना, इसकी वैल्यू आपने निकाली है R3 Z2 के, वो यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। सिंपलीफाई करेंगे तो Z2 कॉमन निकालेंगे तो R3 + R1 रह जाएगा। अब यहाँ पर जरा बात को समझिए, R1 की वैल्यू इक्वल है Z2 इंटू R3 + 1 के, ठीक हो गया। R1 को मैंने इस तरह लिख दिया, R3 + R1 इंटू Z2 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ये इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास, ठीक हो गया। अब जरा बात को समझें, R1 क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पर यहाँ लेट भी कर लें, ये देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि R1 और R2 क्या रियल नंबर है। अगर R1 रियल नंबर है तो ऑब्वियसली है, अंडरस्टूड है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। क्यों, क्योंकि R1 तो बिलोंग हो रहा है ना कैपिटल R से, यहाँ पर R1 जो है वो कैपिटल R से बिलोंग हो रहा है, इट मीन R1 जो है उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, वो जस्ट सिर्फ रियल नंबर ही है उसमें। अगर उसमें रियल नंबर है तो इट मीन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक हो गया। तो इट मीन R1 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अब R1 की जो वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ पर जस्ट पुट कर दिया, R1 की ये जो वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी, फिर इसे इक्वल किया, देखें ये R3 + R1 को लेफ्ट में लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट, अब ये तो वैसे रियल है ना, R3 + R1 तो रियल है, इमेजिनरी पार्ट Z2 के साथ लगा दिया। अब ये चीज़ इक्वल है 0 के, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0, तो मैंने वैसे इक्वल टू 0 लिख दिया इसे, ठीक हो गया। अब इसे 0 के इक्वल पुट कर देना, अब पुट इन इक्वेशन 4, इसे छोड़ दें। अब यहाँ पर लिखें, देखिए R3 + 1 वैसे लिख दिया ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू 0, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर ज़रा बात को समझे, इवोल्यूटिंग इमेजिनरी पार्ट, अच्छा ज़रा बात समझे, ज़रा ये चीज़ 0 के इक्वल कब होगी, देखें R3 + R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। किस तरह 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, जब दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, एडिशन ही है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट
ये प्रोडक्ट है, अगर इनमें से कोई या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। अगर बाई चांस ये ज़ीरो हो जाता है तो इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई होगा ये तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो जाता है इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। फिर इट मीन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल तब आएगा ना जब दोनों में से कोई एक वैल्यू ज़ीरो होगी। तो मैंने लिख दिया आइदर R3 + R1 = 0 या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 = 0, या ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, कोई एक ज़ीरो होगा इनमें से, तभी तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक हो गया। अब इनके दो केस बनते हैं, इसका केस अलग बनता है, इसका केस अलग बनता है। देखें केस 1 में ज़रा बात को समझे, इस चीज़ को लिया हुआ है हमने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 = 0 लिया हुआ है। अब Z यहाँ पर बताया गया कि Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बाई चांस आप लेट कर लें यहाँ पर ही देखें, आप लेट कर लें कि Z2 आपके पास, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि Z2 आपके पास इक्वल है x2 + i y2 के। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्लियरली शो होता है कि अगर ये यहाँ पर हमने क्या करना था ना कि ये लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या 0 है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 = 0 हो, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यहाँ पर कौन सा है, देखें Z2 = इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये y वाला है ना, तो इट मीन x2 + i × 0, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो Z2 क्या हो गया, रियल हो गया, Z2 रियल हो गया अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मैंने वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की हुई है। देखें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यहाँ पर 0 होगा, पहला केस हमने लिया हुआ है कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 0 है इट मीन Z2 रियल है, क्योंकि उसका इमेजिनरी 0 है, इमेजिनरी 0 है तो बचता ही सिर्फ रियल है ना, तो फिर Z2 क्या होगा, रियल होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और फिर रिजल्ट प्रूफ हो जाता है हमारे पास। दूसरा केस नंबर 2 को ज़रा देखें, केस नंबर 2 में ज़रा बात को समझें। केस नंबर 2 में क्या है, R3 + R1 = क्या है, 0 है। अगर ये 0 है तो इट मीन R3 की वैल्यू -1 के इक्वल निकलती है। जब R3 की वैल्यू -1 के इक्वल निकलते हैं, जैसे ही आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास कौन सी है, ये वाले देखें Z1 = R3 Z2, तो Z1 को वैसे लिख दिया, R3 की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है, वो वैसे पुट कर देंगे, और Z2 को वैसे लिख देंगे। विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये वाली कि Z1 = -Z2 के। ठीक हो गया। तो वही मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर Z1 + Z2 दो रियल नंबर हों, सॉरी हाँ रियल नंबर तो हैं, फिर उनका एडिशन भी तो रियल नंबर होगा ना, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर होगा। तो अगर रियल नंबर हो तो फिर इधर या तो दोनों रियल होंगे या Z1 = होगा -Z2 के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की हुई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह बिल्कुल सेम इससे रिलेटेड एक और आपके पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आता है, या आप इसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहें, एग्जाम्पल कहें, या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। तो वो आप यहाँ पर देख लें। देखें ये है कि अगर Z1 + Z2 या Z1 और Z2, अब वहाँ पहले वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपके पास था कॉन्जुगेट, यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं है, दोनों रियल होंगे, थे इधर या तो Z1 Z2 रियल होगा या Z1 = होगा Z2 के कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ पर इसे समझना है ज़रा। ठीक हो, इस स्टेटमेंट को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इसके प्रूफ को अपने खुद से स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपको इसे प्रूफ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपका इसका प्रूफ शेयर करूँगा। ठीक हो गया। तो रिमार्क में देखें, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, वी कैन कंपेयर टू कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। अ कम्प्लेक्स नंबर Z1 कैन बी रिकॉर्डेड एज ग्रेटर देन अदर कम्प्लेक्स नंबर Z2 इफ़, अगर Z1 का मॉडुलस ग्रेटर देन हो जाए Z2 के मॉडुलस के। जरा समझे बात को, ये पहला रिमार्क है। ठीक हो गया। अगर Z1 का मॉडुलस ग्रेटर देन हो Z2 के मॉडुलस के, तो एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से हम ग्रेटर कंसीडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ 2 3 आपके पास प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 है, 3 जो आपने पीछे प्रूव किया लेक्चर नंबर 2 में और आज के इस लेक्चर में। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 और प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 और प्रॉपर्टीज़ नंबर 10 कैन बी जनरलाइज एज, इस तरह जनरलाइज किया जा सकता है इनको कि अगर Z1 जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 थी, Z1 पॉजिटिव नेगेटिव, Z2 पॉजिटिव नेगेटिव अप टू फाइनाइट नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तक, उसका जो मॉडुलस है वो अलग अलग, आप इसे सॉरी उसका जो कॉन्जुगेट है वो अलग अलग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो Z1, ये प्रॉपर्टीज नंबर कौन सी है, थर्ड प्रॉपर्टीज है कि अगर Z1 Z2 का आपके पास कॉन्जुगेट था तो Z1 का कॉन्जुगेट अलग लिखते थे, Z2 का कॉन्जुगेट अलग लिखते थे। अगर आप तो फाइनाइट नंबर ऑफ अंत तक हो, या 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसके साथ वैसे ही एज इट आएगा। ठीक हो गया। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ को देखें, अगर Z1 Z2 अप टू so on Zn तक कोई फाइनाइट नंबर और कम्प्लेक्स नंबर दिया गया और उसका अगर आपके पास मॉडुलस है तो वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस अलग, Z2 का मॉडुलस अलग, अप टू so on Zn का मॉडुलस अलग। ठीक हो गया। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं। फिर ये प्रॉपर्टीज नंबर 10 है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो वो इक्वल होता है Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, Z3 का मॉडुलस अप टू so on फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये रिमार्क जो लिखा हुआ है MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ये थ्योरी है, थ्योरी को थ्योरी की तरह ही समझें, ठीक हो गया। इसको एक नज़र पढ़ लें, एमसीक्यू के लिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के पढ़ लें, ताकि इसके रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई एमसीक्यू आ जाता है तो वो आपका क्लियर हो, ठीक हो गया। तो इसमें सिंपल सी थ्योरी है, थ्योरी को थ्योरी की तरह ही समझें आप इसे, ठीक हो। अगर आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ की हुई हैं, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसे आपने खुद से समझना है और करना है इस टॉपिक को, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू इसमें आ सकते हैं, ठीक हो गया। एक तो रिमेनिंग पार्ट इसका यहाँ पर भी है, देखें ये है। तो आज की इस वीडियो में जस्ट इतना ही, देखें इसका रिमेनिंग पार्ट ये है, इसको एमसीक्यू के हवाले से पढ़ सकते। ये जस्ट है थ्योरी, थ्योरी को जब हम थ्योरी की तरह समझेंगे ना तो तभी वो समझ आएगा ना आपको। अब इसी तरह ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके साथ साथ इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।